हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरल सेंटर। लास्ट वीडियो में हमने ऐसे यौगिक पढ़े थे जिसमें किसी कार्बन पे अगर चार भिन्न समूह डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे यौगिक पढ़ेंगे, कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा कार्बन नहीं होता जिस पे चार भिन्न समूह लगे हुए हों, किंतु फिर भी अणु में असममिति आ जाती है, जिसके कारण अणु जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है या ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऐसे अणुओं में क्या होगा, कोई कायरल सेंटर नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टिल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। मतलब वो पोलराइज्ड लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को घूर्णन करते हैं उसका, या तो क्लॉकवाइज दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो इसका एग्जाम्पल है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल ऐसा यौगिक होता है जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। इसका नाम है बाइफिनाइल। ठीक है, अब बाइफिनाइल यौगिक में क्या होता है, इसकी नंबरिंग हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, और दूसरी रिंग में 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। ठीक है, तो अगर ये अणु क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्रिस्टलीय रूप में है, तो क्या होता है, इसकी दोनों रिंग्स जो हैं वो एक ही तल में होती हैं, इसलिए अणु सममित होता है। तो सममित होगा तो उसमें वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये अणु विलायक के साथ घुला हुआ है, विलयन रूप में है, विलयन के रूप में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, या वेपर स्टेट में है, गैस के रूप में है, तो फिर क्या होता है कि इसके ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन हैं, इस 2 पे हाइड्रोजन जो है, इस 2 डैश पे H है, हर कार्बन पे आप जानते हैं एक एक हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजन्स के आपस में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, जो ऑर्थो हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में, इनमें प्रतिकर्षण होता है और त्रिविम बाधा आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों रिंग्स जो हैं वो एक ही तल में नहीं रह पाती हैं और एक दूसरे से 45 डिग्री पे इनका तल हो जाता है। एक रिंग का तल दूसरी रिंग से भिन्न हो जाता है। जैसे ये इस तल में है तो ये दूसरी रिंग जो है उसका तल थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, तो ये 45 डिग्रीज का एंगल हो जाता है इन दोनों के तल के बीच में। तो इसमें अणु जो है वो सममित नहीं रह पाता। और उसमें भी अगर हम इस हाइड्रोजन्स की जगह कोई बड़े प्रतिस्थापी ऑर्थो पोजीशन पे लगा दें तो क्या होता है, ये एंगल और भी चेंज हो जाता है 90 डिग्री। फिर ये जो रिंग्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत हो जाती हैं। ठीक है, तो एक रिंग इस प्लेन में रहेगी और एक रिंग बोर्ड के प्लेन में रहेगी, एक ऐसे रहेगी और एक ऐसे रहेगी, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे हो जाती हैं अगर ऑर्थो सब्सटीट्यूएंट्स बड़े सब्सटीट्यूएंट्स हों। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अणु में असममित हो जाता है, अणु और असममित हो जाता है, इसलिए उसकी हम मिरर इमेज बना सकते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ऐसी दो प्रतिबिंब बना सकते हैं जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं की जा सकती, इसलिए अणु कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे अणु ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो
एक रिंग का प्लेन जो है वो दूसरी रिंग से थोड़ा भिन्न बनाएंगे हम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ NO2 समूह है, यहाँ COOH समूह है, और इस रिंग में यहाँ COOH है। तो ये बड़े समूह हमने लगा दिए ऑर्थो पोजीशंस पे, तो रिंग में असममिति आ गई। एक तो ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, और समूह भी एक ही रिंग में एक ही, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाइफिनाइल तब शो करेगा जब एक ही रिंग में ए और बी, ये जो दो समूह है ये अलग अलग होने चाहिए। अगर ये दोनों समूह अलग नहीं होंगे, सेम होंगे, तो सममिति आ जाएगी, तो ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी हम मिरर इमेज बना सकते हैं। NO2 समूह, यहाँ पे आपका COOH समूह आ गया, और ये दूसरी रिंग आ गई। दूसरी रिंग में यहाँ NO2 और यहाँ COOH। ठीक है, तो ये दो इसकी, इसमें अणु में क्योंकि इसका प्लेन अलग हो गया इसलिए इसमें सममिति नहीं रह पाती, और ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इसमें कोई सममिति नहीं रहती, सममिति का तल नहीं होता, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है और इसकी दो मिरर इमेज बन जाती है जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाती। अगर ये दो समूह हम ऑर्थो वाले एक ही रिंग के दो ऑर्थो समूह समान ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ भी हम NO2 लगा दें और यहाँ भी NO2 लगा दें और यहाँ हम COOH लगा दें और इधर भी COOH लगा दें, तो क्या होगा, हम यहाँ से एक सममिति का तल खींच सकते हैं, और इधर भी NO2, इधर भी NO2, इधर भी COH, इधर भी COH है, इसलिए क्या होगा, इस अणु में सममिति आ जाती है। तो ऐसा यौगिक कैसा होगा, ए कायरल या सममित हो जाएगा, और ये है कायरल। ठीक है, तो बाइफिनाइल में ऑर्थो समूह जो एक ही रिंग पे दो ऑर्थो समूह अगर भिन्न होंगे और बड़े साइज के होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, उसकी वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और अणु असममित हो जाता है। लेकिन अगर एक ही रिंग में दोनों समूह समान होंगे तो असममिति नहीं हो पाती, इसलिए अणु एकाइरल होता है। ठीक है, अब इसी का हम एक और एग्जांपल लें। अगर इस तरह का आपका यौगिक है, ठीक है, यहाँ I है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ I है। अब इसमें क्या है, ये दोनों ग्रुप समान है, ये दोनों भी समान है, और इसमें थोड़ा सा क्योंकि H जो है वो छोटा सा वो है तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो पाता, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है। यहाँ से इस तरह से ये केंद्र सममिति का केंद्र आ जाता है, इसलिए सममिति होती है, इसलिए ऐसा ग्रुप जो है वो, तो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन के अलावा कोई और समूह होने चाहिए और 4 बड़े समूह होने चाहिए और एक ही रिंग के दो जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, सममिति आ गई, इसलिए इसमें आप मिरर इमेज नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है एलीन्स। एलीन्स कैसे यौगिक होते हैं, एलीन्स ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन पे 3 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड्स हैं। अब इसमें A और B जो है ये इस तरह से लिखेंगे और दूसरे कार्बन पे A और B का प्लेन अलग हो जाता है, तो
तो ये ए और बी तो बोर्ड के प्लेन में है, और दूसरे ए और बी, ए वाला ए बोर्ड के अंदर है और बी बोर्ड के बाहर है। तो ऐसी ज्योमेट्री क्यों होती है? क्योंकि अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इस पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगी, इस पे 2 होंगी, इस पे 1 होगी। तो अगर हम ये बनाएं तो इस तरह से हम बना सकते हैं p ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास px भी है अनहाइब्रिडाइज्ड, और py भी इसका अनहाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो px ये हो गया, py ये हो गया, और तीसरे कार्बन का py काम में आएगा। ठीक है, तो अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? इसमें इस तरह से बनेगा और इस वाले में ऐसे बनेगा। तो इधर px ऑर्बिटल्स काम में आ रही है इस पाई बॉन्ड में, इस पाई बॉन्ड में py आ रही है, इसलिए a और b जो है उनका प्लेन चेंज हो गया। इसमें a b बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन इसमें एक a जो है वो अंदर की तरफ है बोर्ड के प्लेन के, और b बाहर की तरफ। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि इन चारों ग्रुप्स के प्लेन डिफरेंट हो गए, इसलिए जो अणु है उसमें अगर ये ए और बी समूह अलग है एलीन्स में, इसका हम एग्जाम्पल लें तो जैसे यहाँ H है, ये कार्बन हो गया, ये यहाँ मिथाइल समूह है, ये एलीन में, अब इधर आ क्या आ गया CH3 और इधर आ गया H। ठीक है, अब इसका अगर हम प्लेन खींचें तो ये दो अणु, दो समूह जो है इनका प्लेन इस तरह से होगा और इस वाले का प्लेन इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसकी हम मिरर इमेज बना सकते हैं। मिरर इमेज में क्या होगा, CH3 यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। इस CH3 को हम ऐसे लिखेंगे और इस H समूह को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये CH3 समूह ऐसे हो गया और ये H समूह ऐसे हो गया। तो ये मेरा, ये इसका प्लेन हो गया और इस वाले पार्ट का इसका प्लेन इस तरह का हो गया। तो क्योंकि ये दोनों प्लेन्स जो हैं दोनों पार्ट के, एक ही अणु जो है उसमें कोई कार्बन ऐसा नहीं है जिसमें कायरल सेंटर है, लेकिन अणु के मौलिक के जो दो पार्ट्स हैं उन दोनों में प्लेन और दो डिफरेंट प्लेन्स हैं, उसकी वजह से ये दो ऑप्टिकल जो इसमें कायरलिटी या एसिमेट्री आ जाती है और इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है और इसकी हम इस तरह की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये दो अणु पढ़े जो इसमें जिसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता लेकिन फिर भी एसिमेट्रिक होते हैं। कौन कौन से? बाइफिनाइल और एलीन्स। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।